हेलो बच्चों, मैं ममता जी व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज अपना 16 लेसन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का मापन। और हमारा लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और 15 चैप्टर के अंदर अपन ने राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझ लिया था। राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं देख ली थी, राष्ट्रीय आय की विशेषताएं देख ली थी और साथ में उससे संबंधित अवधारणाएं और समुच्चय देखे थे, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी है ना, और साधन लागत के ऊपर भी सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये सब कुछ अपन देख चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने राष्ट्रीय आय के बारे में बेसिक धारणा समझ चुके हैं और राष्ट्रीय आय के बारे में हम इतना समझ चुके हैं कि एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग बच्चों राष्ट्रीय आय। आज अपन क्या देखेंगे? राष्ट्रीय आय का मापन। तो राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं? अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा देश और इतनी सारी राष्ट्रीय आय, उसको हम कैसे मापें? छोटी सी चीज को मापने में इतनी तकलीफ आती है। तो बच्चों, आपको धीरे धीरे लगेगा कि मापना भी कोई कठिन नहीं है। तो राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हमारे सिलेबस में है: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो मैं आपको एक एक करके विस्तृत समझाऊंगी। तो राष्ट्रीय आय के मापने की कितनी विधियां हो गई? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। उत्पादन विधि, टोटल प्रोडक्शन, है ना। तो उत्पादन विधि क्या होता है? देश के कुल उत्पादन को बेचकर जो धनराशि प्राप्त होती है, यदि हम उसका योग कर दें तो हमें राष्ट्रीय आय के बारे में ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देश में जो राष्ट्रीय आय क्या है? जो भी सामान बन रहा है उसका मूल्य, है ना। तो यदि देश के अंदर जितना भी सामान बन रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसको बेच करके और हमको जो धनराशि प्राप्त हो रही है, उसका जो योग है वो क्या है? हो गया राष्ट्रीय आय। आगे समझ में? ये तो हो गया अपना उत्पादन विधि। लेकिन दूसरी अपनी क्या है? कुल आय विधि। तो उत्पादन को बेचने से, अब जो उत्पादित सामान है उसको मालिक बेचेगा, तो बेचने से उसको क्या होगी? आय होगी। तो यदि हम उस आय का योग कर ले बच्चों, तो वो कहलाती है राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि। और तीसरी विधि होती है व्यय। अब अपन ने पहले ही पढ़ा था कि आय इज इक्वल टू व्यय होता है। जब हमने आय का चक्राकार प्रभाव पढ़ा ना बच्चों, तो अपन ने देखा कि परिवार क्षेत्र का जो व्यय होता है वही व्यावसायिक क्षेत्र की आय थी, और व्यावसायिक क्षेत्र का जो व्यय था वही परिवार क्षेत्र की आय थी। तो जो ये मालिक व्यय करते हैं वही उस व्यय को भी जोड़ दो, क्योंकि व्यय कौन सा करेंगे? जो उनकी आय है। तो जो आय मिल रही है उसके अंदर से अपन जो व्यय कर रहे हैं उस व्यय का भी योग कर लो, तो हमें राष्ट्रीय आय का ज्ञान हो जाता है। तो राष्ट्रीय आय की जो 3 विधियां हैं, और एक बात और बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय आय हम किसी भी विधि से निकाले बच्चों, आंसर अपना सेम आएगा। आपको ये तो पता ही है ना, अपन मैथ पढ़ते हैं, मैथ के अंदर एक सवाल कई तरीकों से किया जा सकता है, उसके मेथड अलग अलग होते हैं, फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, बट आंसर तो सेम आता है। वही बात है इकोनॉमिक्स के अंदर भी। तो हम राष्ट्रीय आय की 3 विधियों से हम राष्ट्रीय आय का मापन करेंगे: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। और तीनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। इट मीन्स किसी भी विधि से यदि आप राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए तो आपका जो आंसर है यानी सेम राष्ट्रीय आय आएगी। अब यदि हम उत्पादन विधि से कर रहे हैं तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यदि हम आय विधि से कर रहे हैं तो ग्रॉस नेशनल इनकम, और यदि हम व्यय विधि से करें तो ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। तो इसका जीएनपी, जीएनआई और जीएनई ये तीनों हमेशा इक्वल ही होंगे, क्योंकि जितना उत्पादन होता है उसको बेचा जाता है, बेचने से वही आय होगी जितना उत्पादन हुआ है, और वही आय को हम व्यय करेंगे। तो तीनों में से किसी भी विधि से बच्चों राष्ट्रीय आय निकालो, आपका आंसर सेम आएगा। अब आज के हमारे इस वीडियो में हम उत्पादन विधि को विस्तृत रूप से देखेंगे। तो बच्चों, परिभाषा में ही क्लियर कहा है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इट मीन्स जब हम उत्पादन विधि की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बात सिर्फ अंतिम वस्तुओं की बात करेंगे। आ रहा है समझ में? मध्यवर्ती वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु का दूसरा नाम है अंतरिम वस्तु, उसकी बात नहीं कर रहे। ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अंतिम वस्तु अलग है, अंतरिम वस्तु अलग है। अंतरिम वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होती है जो उत्पादन के चरणों में 1 से 2 बार उनका वापस प्रयोग होता है, लेकिन जब अंतिम वस्तु बच्चों बन जाती है तो उसका सिर्फ उपभोग होता है, उत्पादन के चरण में दोबारा वो नहीं जाती है। जैसे कि ये पेन बन गया, ये अंतिम वस्तु है। क्यों? क्योंकि अब इसका मात्र उपभोग लिखने में होगा। तो पेन का जो मूल्य होगा, जो पेन का जो मौद्रिक मूल्य है वही अपना राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगा। लेकिन इस पेन को बनाने में जो इंक लग रही है या जिसको अपन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज हो रहा है
उन सब का मूल्य अपन इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। आ गया समझ में? तो राष्ट्रीय आय गणना की उत्पादन विधि के अंदर हम एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग करते हैं। अब उसके लिए क्या किया जाता है बच्चों? एक मेथड है, उसमें सबसे पहले क्या करा जाता है? क्रम संख्या लिख दी जाती है और जिन जिन उत्पादन के साधन है उनके नाम लिख दिए जाते हैं। जैसे उत्पादन पेन का, पेंसिल का, रबड़ का, आ रही बात समझ में? टेबल का, कुर्सी का, पंखों का। तो जो अंतिम वस्तु है उन अंतिम वस्तु के नाम लिख दिए जाते हैं। फिर उसके सामने क्या लिख दिया जाता है? उनकी मात्रा के पेन का कितना उत्पादन हुआ है, 5 पेन उत्पन्न हुए, 10 हुए, या कुर्सियाँ कितनी बनी है तो उनकी मात्रा लिख दी और उसके पास में उसका मूल्य लिख दिया जाता है कि प्रति, जैसे अभी यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ वो किलोग्राम वाली बात होती है जिसको हम किलो में माप रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 किलो का मूल्य कितना है, 2 किलो का मूल्य, 1 किलो का मूल्य यहाँ पर अपन लिख देंगे। आ रहा है समझ में? तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बच्चों सारणी बना रखी है, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है? क्रम संख्या लिख दी और मैंने कुछ डमी वस्तुएं ले ली A B C D E और लिख दिया कि A की 20 मात्रा बन रही है, B की 30, C की 10, D की 40 और E की 10। ये उसकी क्वांटिटी हो गई, मात्रा हो गई। और यहाँ पर कीमत लिख दी है कि एक जो A है वो एक की जो कीमत है वो 2 रुपया है, B का जो एक वस्तु की कीमत है वो 8 रुपया है और फिर इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यदि एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो 20 की हो गई, 20 इंटू 2 40। एक वस्तु की कीमत 8 रुपया है और यदि कुल उत्पादन हो रहा है 30 तो 30 इंटू 8 240। इस प्रकार मैंने 5 वस्तुओं की उत्पादन मात्रा लिख दिया बच्चों और यहाँ पर उसकी कीमत लिख दी और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अपन को क्या मिल गया? उसका मूल्य मिल गया। यानी हमने इतनी वस्तुओं को बेचा तो हमको ये सारा मूल्य अपन को मिला। उस मूल्य का टोटल कर दिया तो 520 आया। तो ये उत्पादन विधि के अंदर क्या हो गया? हमने जो वस्तु का उत्पादन हुआ उनको लिया, उनकी रेट लिख दी, कीमत लिख दी और कीमत में उसकी उत्पादन मात्रा का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको मूल्य ज्ञात हो गया। तो सभी वस्तुओं के मूल्यों को योग करने से कुल उत्पादित वस्तुओं का मूल्य प्राप्त हो गया और ये मूल्य होता है वो हमारा जीडीपी या जीएनपी। यदि हम सिर्फ घरेलू बात कर रहे हैं तो जीडीपी और यदि हम राजनीतिक अवधारणा की बात कर रहे हैं तो यही हमारा जीडीपी या जीएनपी कहलाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, हम जिस क्षेत्र के अंदर बात करें, हम भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम अपने देश में रहने वाले हमारे लोग प्लस विदेशी की बात कर रहे हैं तो ये जीडीपी कहलाएगा। लेकिन हम राजनीतिक अवधारणा ले रहे हैं जिसमें भारत देश की नागरिकता प्राप्त लोग जो भारत में रह रहे हैं और विदेशों में रह रहे हैं उनकी आय, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की बात कर रहे हैं तो हम उसको जीएनपी कहेंगे। तो आपको आया समझ में बच्चों? उत्पादन विधि से अपन ने क्या ज्ञात किया? राष्ट्रीय आय का मापन किया। और इसमें जो मेन बात और मेन मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही लेंगे, मध्यवर्ती वस्तु और अंतरिम वस्तुओं को नहीं लेना है। अब इस सब के अंदर हम ये करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है दोहरी गणना की। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम पेन की कीमत की बात कर रहे हैं तो पेन 15 रुपये का है, लेकिन कभी कभी हम जब इसकी कीमत की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लास्टिक की कीमत को भी इसमें जोड़ देते हैं। जैसे आपको बात करूँ मैं, कपास 30 रुपये किलो है, कपास से फिर रुई बन गया वो 40 रुपये किलो हो गया, फिर रुई से क्या बना? धागा बना, धागे से क्या बना? कपड़ा, और कपड़े से शर्ट बना। तो यदि हम राष्ट्रीय आय का यदि अपन मापन करना चाहते हैं और हम उत्पादन विधि का यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ शर्ट के मूल्य को लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कपास के मूल्य को भी लें, रुई को भी लें, धागे को भी लें और कपड़े को भी लें। तो इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा तो शर्ट का मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोहरी गणना हो रही है, क्योंकि आपने कपास को पहले भी लिया, फिर जब रुई बन गया तब उसके मूल्य को फिर ले रहे, धागे के अंदर भी ले रहे, कपड़े में भी ले रहे हैं और फिर जो शर्ट की कीमत भी आ रही है। तो ये गलत तरीका हो जाएगा और जिसको कहते हैं हम दोहरी गणना। तो बच्चों यदि हम दोहरी गणना से बचना चाहते हैं तो इसी उत्पादन विधि को एक थोड़ा सा हट करके अपन ढंग से इसको फॉर्मूले को लगाएंगे और उस वक्त हम इसको कहते हैं मूल्य संवर्धन विधि, वैल्यू एडेड मेथड। मतलब मूल्य संवर्धन विधि में क्या किया जाता है? उत्पादन के प्रत्येक स्तर के ऊपर जो वस्तु का उत्पादन का जो मूल्य है उसमें उत्पादन की जो साधन लागत है उसके खर्च को माइनस करते जाते हैं। एक बार फिर बता रही हूँ मैं, हमको दोहरी गणना क्या है वो तो पता चल गया ना। उत्पादन विधि के अंदर यदि हम जब किसी वस्तु का राष्ट्रीय मापन कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय का मापन कर रहे हैं तो वहां पर दोहरी गणना क्या है? आ गया आपको समझ में? दोहरी गणना का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु के अंदर अंतिम वस्तुओं के मूल्य के साथ साथ हम क्या ले लें? मध्यवर्ती वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों को भी योग कर दें, तो ये दोहरी गणना होती है जिससे वस्तु का वास्तविक मूल्य बच्चों पता नहीं चलता है। तो दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि है? मूल्य संवर्धन विधि। उत्पादन विधि ही है ये, उत्पादन विधि का ही अन्य नाम मूल्य संवर्धन विधि है। आप कंफ्यूज ना होइएगा,
लेकिन मैंने बताया कि इसमें दोहरी गणना से हम कैसे बच सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी। तो दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करते हैं, हम उत्पादन के प्रत्येक स्तर के ऊपर उत्पादन का जो मूल्य है उसमें से उत्पादन के साधनों पर आए खर्चे को माइनस करते जाते हैं, तो हमें वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात हो जाता है। इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी कि जैसे हमारे पास हमको डबल रोटी ब्रेड की हमको मूल्य निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे गेहूं से फिर क्या बनता है, आटा फिर वो बेकरी वाला लेता है और बेकरी वाला उससे क्या करता है, ब्रेड बनाता है। तो समझ लीजिए कि गेहूं का जो मूल्य था वो 20 रुपया है। अब गेहूं से जब आटा बनाया तो इसका मूल्य 30 रुपया हो गया। फिर वो बेकरी वाले ने लिया तो उसको 40 रुपये में पड़ा, और जब बेकरी वाले ने इसको ब्रेड बनाई तो ब्रेड उसके पड़ी 60 रुपये में। तो ब्रेड का वास्तविक मूल्य क्या है, 60 रुपये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्योंकि उस गेहूं आए थे पहले, फिर गेहूं से आटा बना था, आटे को फिर बेकरी वाले ने लिया और बेकरी वाले ने किण्वन क्रिया के द्वारा ब्रेड बनाया। तो यदि ब्रेड के लिए हम सोचे कि इसके अंदर गेहूं के 20 रुपये भी जोड़ दें, आटे के 30 रुपये भी जोड़ दें, फिर बेकरी वाले ने जो 40 रुपये वो भी जोड़ दें, तो इन सबको यदि हमने जोड़ दिया और फिर हम 60 रुपये भी जोड़े तो कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 6 4 10 11 12 13 2 15, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 150 रुपये हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो दोहरी गणना हो गई, क्योंकि ब्रेड का मूल्य कोई 150 रुपये होता है क्या, नहीं, 60 रुपये में मिल जाती ब्रेड। तो ये काल्पनिक अवधारणा है ना, जो मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये एक डमी एग्जाम्पल है। तो ये जो बात है कि जो अपन दोहरी गणना अगर जो हम इस तरह से करेंगे तो अपना क्या हो रहा है, दोहरी गणना। अब हम क्या कहते हैं कि दोहरी गणना से बचना है तो क्या करना है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर वस्तु का जो उत्पादन मूल्य है उसमें जो साधनों का जो खर्च आ रहा है उसको माइनस करते जाइए। तो देखिए कि 20 रुपया जब था तो इसका तो मध्यवर्ती मूल्य, क्योंकि गेहूं तो खुद ही उत्पन्न होता था, इसकी कोई मध्यवर्ती वस्तु नहीं हुई, तो मध्यवर्ती व्यय कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 20 से 30 जब गेहूं से आटा बना तो 30 में से 20 माइनस किया तो इसका जो मध्यवर्ती आटे का जो मध्यवर्ती वस्तु क्या है, गेहूं, तो गेहूं का मूल्य 20 रुपया है। जब बेकरी वाले ने आटे से बेकरी बनाई तो उसको 40 रुपये हुआ, क्यों, क्योंकि उसको आटे की जरूरत पड़ी, तो आटे का इसका मध्यवर्ती मूल्य क्या हो गया, 30 रुपया हो गया। और जब ब्रेड बन गई तो ब्रेड का मध्यवर्ती मूल्य हो गया 40 रुपया हो गया। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको इसका वास्तविक मूल्य निकालना है तो प्रत्येक स्तर पर हमारा जो उत्पादन मूल्य है उसमें मध्यवर्ती वस्तु का जो व्यय आ रहा है, अर्थात जो हमारे उत्पादन के साधनों पर जो व्यय हो रहा है उसको माइनस करते जाइए। तो 20 में से डैश गया तो 20, 30 में से 20 गया तो 10, 40 में से 30 गया तो 10, 60 में से 40 गया तो 20, और इन सब की टोटल कर दीजिए 20 30 40 और 20 60। तो जो डबल रोटी या ब्रेड का जो मूल्य आ गया वो क्या आ गया, 60 रुपये आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि मूल्य संवर्धन विधि से हम दोहरी गणना से बच सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको इसको रिपीट कर दूं, दोहरी गणना क्या होती है, दोहरी गणना का मतलब होता है जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि मध्यवर्ती वस्तुओं को भी यदि उसके मूल्य को भी हम जोड़ेंगे तो जो हमारा अंतिम वस्तु का जो मूल्य आएगा वो गलत आएगा। तो इसको कहते हैं कि उत्पादन विधि के अंदर जब हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो उसमें हम सिर्फ अंतिम वस्तु के ही मौद्रिक मूल्यों को लेते हैं। यदि हमने मध्यवर्ती वस्तु जिसे अंतरिम वस्तु कहते हैं उसके मौद्रिक मूल्यों को बच्चों जोड़ दिया तो वो कहलाती है दोहरी गणना। ठीक है, अब दोहरी गणना से बचना है तो उसके लिए मूल्य संवर्धन विधि यूज करते हैं, और मूल्य संवर्धन विधि में उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन का जो मूल्य आता है उसमें जो उत्पादन के साधनों के ऊपर जो खर्च होता है उसको माइनस करते हैं, तो हमको लास्टली उसका वास्तविक मूल्य पता चल जाता है। और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि गेहूं का 20 रुपया था, आटा 30, बेकरी 40 और ब्रेड 60। तो यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो 150 रुपया हो जाएगा, जो कि दोहरी गणना हो गई। तो बचना है तो प्रत्येक स्तर पे क्या करो, इसका जो मध्यवर्ती वस्तु यानी साधन लागत आ रही है जो बीच में है ना, उत्पादन का जो प्रत्येक स्तर पर उत्पादन व्यय में मध्यवर्ती वस्तुओं के ऊपर जो खर्च आ रहा है उसको माइनस करते जाओ। तो जब हम गेहूं था तो 20 रुपया ले लिया हमने इसका, फिर आटे के लिए क्या करा, इसके मध्यवर्ती मूल्य जो 20 को माइनस कर दिया, बेकरी में 40 में से 30 माइनस किया और ब्रेड में 60 में से 40 माइनस किया तो 20। तो इन सब की जो टोटल आ गई वो 60 आ गए, जो कि वास्तव में ब्रेड का मूल्य आ गया। आगे आपको ये समझ में। अब एक छोटी सी बात और रही है जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, है ना, जिसको कहते हैं जैसे हमने कोई भी यदि इतना सारा उत्पादन होता है, उत्पादन विधि के अंदर हम बात जब उत्पादन की कर रहे हैं तो बच्चों मान के चलो कि मूल्यह्रास तो होगा ही, गिरावट तो होगी, तो हमको जो हमारा जो ग्रोस आ रही है इसकी इनकम उसके अंदर अपन को क्या माइनस करेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा
जीएनपी या जीडीपी जो भी आ रहा है उस टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हमको इसके लिए डी को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा नेट एनएनपी आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। तो ये बात समझ लीजिए कि आपको यदि उत्पादन विधि से आपको राष्ट्रीय आय का मापन करना है तो मैंने आपको बताया अंतिम वस्तुओं को मौद्रिक मूल्यों को लेना है और दोहरी गणना से बचना है। तो प्रत्येक स्तर पर मूल्य के अंदर जो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाते जाइए और सिर्फ हम जोड़ेंगे मूल्य वृद्धि को। किसको जोड़ना है हमको? मूल्य वृद्धि को। मूल्य के अंदर जो वृद्धि हो रही है सिर्फ वृद्धि को जोड़ना है। सिर्फ वृद्धि को जोड़ेंगे तभी हमको वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात होगा, और जब हमको वस्तु का वास्तविक सभी वस्तुओं का वास्तविक मूल्य ज्ञात हो जाएगा तो उसको जोड़ करके हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लेंगे। तो वो हमारी होगी सकल राष्ट्रीय आय। लेकिन यदि हम सकल राष्ट्रीय आय में से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास या घिसावट को माइनस कर देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय आय अपन को ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों हो सकता आपको अच्छे से आ गया नहीं समझ में? यदि नहीं आया है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कुल आय विधि और कुल व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।